जब मैंने आज सुबह इस डीप डाइव के लिए रिसर्च नोट्स और आर्टिकल्स का ये पूरा स्टैक देखा ना, तो मुझे लगा कि मतलब हम शायद किसी बहुत ही बोरिंग पुराने संवैधानिक बिल या चुनाव आयोग की किसी आम सी कागजी प्रक्रिया पर बात करने वाले हैं। हाँ, पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है। बिल्कुल। लेकिन जब मैं इन पन्नों की गहराई में गई तो जो तस्वीर उभर कर आई वो सच में हैरान करने वाली थी। मतलब ये भारत के 2029 के चुनावों की सबसे बड़ी और उलझी हुई मिस्ट्री है। सही कहा आपने, ये कोई छोटी बात नहीं है। जरा इस स्थिति की कल्पना की जा सकती है कि साल 2029 के लोकसभा चुनाव एकदम सिर पर आ चुके हैं। देश भर में रैलियों का शोर है, नेताओं के घोषणा पत्र तैयार हो रहे हैं, लेकिन अचानक एक सच्चाई सामने आती है कि महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण का एक बहुत ही ऐतिहासिक वादा किया गया था ना, वो इस चुनाव में लागू ही नहीं हो पाएगा। और यही वो पॉइंट है जहाँ सब चौंक जाते हैं। वही तो। मतलब अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होगा? एक ऐसा बिल जो संसद में इतनी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पास हुआ, सबकी सहमति थी, वो अचानक जमीन पर उतरने से पहले ही किसी अदृश्य दीवार से कैसे टकरा गया? तो आज का हमारा मिशन यही है। आज हम इसी रहस्य को पूरी तरह से डीकोड करने वाले हैं। राजनीति से परे जाकर इस पावर स्ट्रक्चर को समझेंगे। और इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? क्या? ये किसी एक बिल के अटकने या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की कोई सीधी कहानी नहीं है। ये असल में 3 बिल्कुल अलग अलग तारों की कहानी है जो आपस में बुरी तरह उलझ गए हैं। पहला परिसीमन, दूसरा जनगणना और तीसरा महिला आरक्षण। तो मतलब ये तीनों जुड़े हुए हैं? बिल्कुल। सतह पर देखने में ये तीनों मुद्दे बहुत अलग अलग लगते हैं। परिसीमन एक उबाऊ प्रशासनिक प्रक्रिया लगती है, महिला आरक्षण तो एक सामाजिक न्याय का मुद्दा है, और जनगणना महज हर 10 साल में होने वाला एक आम डेटा कलेक्शन लगता है। हाँ, आमतौर पे तो हम यही मानते हैं। लेकिन आज हमारे सामने मौजूद रिसर्च साफ दिखा रही है कि ये तीनों असल में भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी राजनीतिक बिसात के सबसे अहम मुहरे हैं। मतलब अगर इस पूरी प्रक्रिया की टाइमिंग थोड़ी भी आगे पीछे होती है ना, तो ये ना सिर्फ आरक्षण को रोक सकती है, बल्कि दक्षिण भारतीय राज्यों के पूरे राजनीतिक प्रभाव को हमेशा के लिए बदल कर रख सकती है। अरे बाप रे, ये तो सच में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो चलिए इस उलझी हुई केबल के सबसे पहले तार को सुलझाते हैं, जिसको हम कहते हैं परिसीमन, या इंग्लिश में कहें तो डिलिमिटेशन। हाँ, परिसीमन। हमारे नोट्स के हिसाब से संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 के तहत इसका जिक्र आता है। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जब हम परिसीमन की बात करते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि ये बस कुछ संख्या बढ़ाने का खेल है, लेकिन अगर मैं इसे सही समझ पा रही हूँ तो ये महज गिनती नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब एक एनालॉजी लेते हैं, ये वैसा ही है जैसे किसी परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ने पर घर के कमरों और दीवारों का दोबारा बंटवारा करना पड़े ताकि सबको सही जगह मिले। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये, है ना? मान लीजिए एक शहर में एक बहुत पुराना मोहल्ला है जहां आप सिर्फ गिने चुने परिवार रहते हैं, और उसी शहर के दूसरे कोने में कई नई हाई राइज इमारतें बन गई हैं जहां अब हजारों लोग रहने लगे हैं। तो अगर आप शहर के वार्ड्स दोबारा नहीं बनाएंगे तो उस पुराने मोहल्ले के कुछ 100 लोगों के वोट की ताकत उन हाई राइज में रहने वाले हजारों लोगों के बराबर हो जाएगी। यही लोकतंत्र का सबसे बुनियादी उसूल है। मतलब 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। हर व्यक्ति के वोट की कीमत बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर किसी राज्य की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है लेकिन संसद में उसकी सीटें वही पुरानी हैं, तो वहां के लोगों का जो प्रतिनिधित्व है वो कमजोर हो जाता है। मतलब उनकी आवाज उतनी मजबूती से नहीं पहुंच पाती। सही कहा। अब सोचिए, एक सांसद को शायद 30 लाख लोगों की आवाज उठानी पड़े, जबकि किसी दूसरे राज्य में एक सांसद सिर्फ 15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हो। परिसीमन आयोग का काम यही होता है। वो आबादी के ताज़ा आंकड़ों के आधार पर पूरे देश के राजनीतिक नक्शे को एक तरह से रॉबर से मिटाकर दोबारा पेंसिल से बनाता है, ताकि हर सीट पर आबादी का अनुपात लगभग एक जैसा रहे। हाँ, ऐतिहासिक रूप से देखें तो 1952, 63 और 73 में हर जनगणना के बाद ये प्रक्रिया बहुत ही सुचारू रूप से चली थी। मतलब तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। नक्शे बदले गए, सीटें एडजस्ट हुई। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि सारी कहानी 1976 में आकर अचानक पलट जाती है। हाँ, मैंने रिसर्च नोट्स में देखा था 1976 के 42वें संविधान संशोधन का एक बहुत बड़ा ब्लॉक दिया हुआ है। Exactly. उस साल इस पूरी परिसीमन प्रक्रिया पर अचानक से एक फ्रीज लगा दिया गया था। बिल्कुल, एक फुल स्टॉप लगा दिया गया। मतलब सीटों के पुनर्विक्रम को पूरी तरह से रोक दिया गया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ।
ये कोई तकनीकी खराबी या समय की कमी के कारण तो नहीं हुआ था। इसके पीछे की जो वजह हमारे आर्टिकल्स में दी गई है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। इस फ्रीज के पीछे 1970 के दशक की एक बहुत बड़ी जनसांख्यिकीय सच्चाई छिपी थी। मैं बताता हूँ। उस दौर में दक्षिण भारत के राज्यों जैसे कि केरल और तमिलनाडु ने साक्षरता, महिलाओं के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन पर बहुत भारी निवेश किया था। अच्छा, मतलब फैमिली प्लानिंग को गंभीरता से लिया। हाँ, उन्होंने जनसंख्या वृद्धि दर को बहुत सफलतापूर्वक नियंत्रित कर लिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था। तो आबादी बढ़ती जा रही थी उत्तर में। बिल्कुल। अब अगर 1976 में जनसंख्या के आधार पर नया नक्शा बनता और सीटें बांटी जाती, तो सीधा सा गणित था कि दक्षिण भारत के राज्यों की लोकसभा सीटें कम हो जाती और उत्तर भारत की सीटें बढ़ जाती। एकदम सही। अरे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस वक्त गणित के हिसाब से चलते तो दक्षिण भारत अपनी ही सफलता का शिकार हो जाता। मतलब उन्होंने राष्ट्रीय हित में जनसंख्या को नियंत्रण करने का इतना अच्छा काम किया और उसकी सजा उन्हें संसद में अपनी आवाज और अपना राजनीतिक प्रभाव खो के चुकानी पड़ती। ये तो कोई बात नहीं हुई। और यही वो डर था जिसने केंद्र सरकार को इस सिस्टम को रोकने पर मजबूर कर दिया। समझ रही हूँ। देखिए, एक संघीय ढांचे में जहां राज्य और केंद्र को मिलकर चलना होता है, आप किसी राज्य को बेहतर प्रशासन के लिए इस तरह सजा नहीं दे सकते। दक्षिण के नेताओं का तर्क बहुत स्पष्ट था और काफी आक्रामक भी था। होना भी चाहिए। तो इसी अविश्वास और राजनीतिक संकट को टालने के लिए 1976 में ये अभूतपूर्व फैसला लिया गया। ये तय हुआ कि जब तक पूरे देश की जनसंख्या नियंत्रण की स्थिति एक समान नहीं हो जाती, तब तक लोकसभा और विधानसभाओं की कुल सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया जाएगा। नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ क्या एक अच्छे काम के लिए किसी राज्य को राजनीतिक रूप से फायदा देना या इस सिस्टम को दशकों तक रोक देना लोकतंत्र के लिए सही था? ये एक बहुत बड़ी डिबेट है। हमने उस समस्या का कोई स्थायी समाधान तो नहीं निकाला, बल्कि उसे बस भविष्य के लिए टाल दिया। ये तो वही बात हुई कि आपके घर की छत से पानी टपक रहा है और आपने उसे ठीक करने के बजाय बस नीचे एक बाल्टी रख दी है और बस उम्मीद करें कि बारिश रुक जाएगी। हाँ, और वो बाल्टी कई दशकों तक वहीं रखी रही। मतलब 1976 में जो फ्रीज लगा था उसे 2001 तक चलना था। अच्छा, 25 साल के लिए? हाँ, लेकिन जब 2001 का साल आया तो हालात सुधरने के बजाय और भी ज्यादा खराब हो चुके थे। उत्तर और दक्षिण के बीच जनसंख्या का जो अंतर था वो कम होने के बजाय और भी ज्यादा चौड़ा हो गया था। तो फिर सरकार ने क्या किया? इसलिए 2001 में 84वां संविधान संशोधन लाया गया और इस फ्रीज को बिना किसी ठोस योजना के सीधे 2026 तक के लिए आगे खिसका दिया गया। मतलब फिर से काल दिया? बिल्कुल। उन्होंने बस एक छोटा सा बदलाव ये किया कि 2003 के 87वें संशोधन के जरिए राज्यों के अंदर की सीमाओं को बदलने की इजाजत दे दी। अच्छा, तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप घर के अंदर का फर्नीचर इधर उधर कर सकते हैं, कमरों की दीवारें थोड़ी बहुत खिसका सकते हैं, लेकिन कुल कमरों की संख्या नहीं बढ़ा सकते। सही पकड़ा आपने। यही कारण है कि आज भी इतनी विशाल आबादी होने के बावजूद लोकसभा में चुनी हुई सीटों की संख्या 543 पर ही अटकी हुई है। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास जो टाइमलाइन है उसमें सबसे बड़ा लाल घेरा 2026 के साल पर लगा है। मतलब ये 2026 कोई आम साल नहीं है, ये वो साल है जब ये 50 साल पुराना फ्रीज तकनीकी रूप से पिघलने वाला है। और जैसे ही ये दरवाजा खुलेगा, भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा संघीय तनाव सतह पर आ जाएगा। नींद उड़ाने के लिए काफी है। वो कैसे? देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पिछले दशकों में जनसंख्या की जो वृद्धि हुई है, अगर उसके आधार पर 2026 के बाद नया परिसीमन होता है तो इन राज्यों की लोकसभा सीटें बेतहाशा बढ़ जाएंगी। तो इनका दबदबा बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल। वहीं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य जिन्होंने जनसांख्यिकीय स्थिरता का एक आदर्श मॉडल दुनिया के सामने पेश किया है, उनका राष्ट्रीय राजनीति में हिस्सा और बार्गेनिंग पावर सिकुड़ जाएगी। ये तो एक तरह का बहुत बड़ा संवैधानिक धर्म संकट है। मतलब ये महज उत्तर बनाम दक्षिण की लड़ाई नहीं है, ये दो बिल्कुल सही सिद्धांतों की आपस में टक्कर है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये उनका तर्क है। लेकिन दूसरा पक्ष कहता है कि आप विकास, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और समझदारी भरी नीतियों का इनाम राजनीतिक हाशिए पर धकेल कर तो नहीं दे सकते। यह संतुलन साधना तो नामुमकिन सा लगता है।
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये एक ऐसी पहेली है जिसका कोई भी आसान जवाब मौजूद नहीं है। अगर 2026 के बाद भारतीय लोकतंत्र का पावर स्ट्रक्चर पूरी तरह से उत्तर की ओर झुकता है तो दक्षिण के राज्यों में जो अलगाव और राजनीतिक बेबसी की भावना पैदा होगी वो भारतीय संघवाद के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। और अगर यह स्थिति अपने आप में कम जटिल थी तो इसमें एक और बहुत बड़ा और शायद सबसे दिलचस्प पेच आ फंसा है। हाँ, और वो पेच क्या है? वो पेच वही है जिस सवाल से हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी, महिला आरक्षण। बिल्कुल। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ जो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है। सुनने में तो ऐसा लगता है कि भाई बिल पास हो गया तो बस अगले चुनाव में लागू हो जाना चाहिए। आमतौर पर लोग यही सोचते हैं। हाँ ना, लेकिन अगर 2026 के बाद पूरे देश का नक्शा लोकसभा की हर सीट की सीमा बदलने वाली है तो फिर आप आज उन सीटों को महिलाओं के लिए कैसे आरक्षित कर सकते हैं जिनकी सीमाएं ही कुछ साल बाद वजूद में नहीं रहेंगी? यही वो मास्टर स्ट्रोक है, या कहें कि सबसे बड़ी तकनीकी अड़चन है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो इसे थोड़ा आसान करके बताइए। मैं समझाता हूँ। अगर आप 2001 के नक्शे के हिसाब से आज कुछ सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित कर देते हैं और फिर 2026 के परिसीमन में वो पूरी सीट ही कटकर 3 अलग-अलग नए जिलों में बढ़ जाती है तो वो आरक्षण तो हवा में लटक जाएगा ना। हाँ, वो सीट तो बचेगी ही नहीं। इसीलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारीक पन्नों में ये बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये आरक्षण तो ठोस चीजों के पूरे होने के बाद ही लागू होगा। अच्छा, वो 2 चीजें कौन सी हैं? पहली, अगली जनगणना यानी नया सेंसस, और दूसरी, नया परिसीमन। ओह, तो ये एक तरह का कैस्केडिंग इफेक्ट है, या जिसे हम डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। बिल्कुल वही है। मतलब बिना नई जनगणना के डेटा के परिसीमन आयोग नया नक्शा नहीं बना सकता और बिना नए नक्शे के चुनाव आयोग ये तय नहीं कर सकता कि किन 33% सीटों को महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाए। ये तो एक सीधी चेन बन गई। हाँ, एक के बिना दूसरा काम नहीं हो सकता। लेकिन हमारे रिसर्च नोट्स का जो सबसे चौंकाने वाला तथ्य है वो ये है कि 2011 के बाद से देश में जनगणना हुई ही नहीं है। और यही एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। मतलब ये कैसे मुमकिन है? हम अक्सर जनगणना को सिर्फ एक सरकारी औपचारिकता मानते हैं कि बस कुछ अधिकारी घर आएंगे, पूछेंगे कि घर में कितने टीवी हैं, कितने लोग हैं, क्या काम करते हैं। हाँ, फॉर्म भरवाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन असल में जनगणना भारत के भविष्य की राजनीतिक सत्ता की असली चाबी है। 2021 की जनगणना पहले तो कोविड की वजह से टली और फिर उसके बाद कई अन्य प्रशासनिक कारणों से लगातार टलती जा रही है। और इसका सीधा असर महिला आरक्षण पर पड़ रहा है। बिल्कुल। इस देरी का सीधा मतलब ये है कि परिसीमन का काम अटका हुआ है। और परिसीमन अटकने का मतलब है कि महिलाओं का 33% आरक्षण बस एक वेटिंग रूम में बैठा इंतजार कर रहा है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब जब तक ये जनगणना का पहाड़ पार नहीं होता तब तक कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। लेकिन चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, मान लेते हैं जनगणना हो गई, परिसीमन आयोग ने नया नक्शा भी बना दिया और 33% सीटें महिलाओं के लिए निकाल दी गईं। अब सवाल ये आता है कि ये तय कैसे होगा कि कौन सी सीट महिलाओं के लिए होगी और कौन सी सामान्य? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हमारे नोट्स में इसके लिए एक रोटेशन मैकेनिज्म का बहुत विस्तार से जिक्र किया गया है। ये रोटेशन असल में काम कैसे करता है? क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई सीट एक बार महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई तो वो हमेशा के लिए वैसी रहेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यही इस कानून का सबसे क्रांतिकारी और जमीनी राजनीति को पूरी तरह हिला देने वाला हिस्सा है। अच्छा। हाँ, रोटेशन का मतलब है कि आरक्षित सीटें हर परिसीमन चक्र या हर चुनाव के बाद बदलती रहेंगी। इसे हम म्यूजिकल चेस के उस खेल की तरह समझ सकते हैं जहां नियम बहुत अलग हैं। अरे ये तो उस म्यूजिकल चेस की तरह हो गया जहां न सिर्फ म्यूजिक रुकने पर आपको नई कुर्सी ढूंढनी है बल्कि हर राउंड के बाद कुर्सियों का आकार, रंग और जगह भी पूरी तरह बदल जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो सही कहा आपने। अब मान लीजिए एक बहुत दिग्गज राजनेता है जिसने पिछले 20 सालों से अपनी एक खास कॉन्स्टिट्यूएंसी को सींचा है। हाँ, अपना पूरा दबदबा बनाया हुआ है। उसने वहां अपना पूरा नेटवर्क बनाया है, हर गली नुक्कड़ पर उसके समर्थक हैं। वो अपनी सीट को अपना सुरक्षित राजनीतिक किला मानता है कि यहाँ से तो मैं ही जीतूंगा। हाँ, लेकिन अचानक नया परिसीमन लागू होता है और रोटेशन सिस्टम के तहत उसकी वो पुश्तैनी सीट
महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाती है। रातों रात उस नेता की जो सीट की निश्चितता थी वो खत्म हो जाती है। जरा कल्पना की जा सकती है एक स्थानीय बाहुबली नेता की, जिसका अपने इलाके में पूरा सिक्का चलता है और एक सुबह उसे पता चलता है कि जिस सीट पर वो सालों से राज कर रहा था, अब वहां से वो चुनाव लड़ ही नहीं सकता, सिर्फ एक महिला ही चुनाव लड़ सकती है। बिल्कुल। अब उसके पास क्या विकल्प बचते हैं? या तो वो अपनी पत्नी, बेटी या किसी महिला समर्थक को चुनाव मैदान में उतारे और खुद पीछे से कंट्रोल करने की कोशिश करे, या फिर उसे अपना पूरा राजनीतिक बोरिया बिस्तर समेटकर किसी नए जिले में जाकर नए सिरे से शुरुआत करनी पड़े, जो कि बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ये तो चुनाव प्रचार और जमीनी प्लानिंग का पूरा तरीका ही उलट देगा। ये सिर्फ तरीका बदलेगा, बल्कि कई स्थापित नेताओं के करियर पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देगा। यही वो सीट की अनिश्चितता का डर है, जिसकी वजह से कई स्थापित राजनेता अंदर ही अंदर इस रोटेशन व्यवस्था से खौफ खाते हैं। उनका डरना लाजमी भी है। लेकिन अगर हम इसका दूसरा और सकारात्मक पहलू देखें तो ये जमीनी स्तर पर महिलाओं की लीडरशिप की एक नई पाइपलाइन तैयार करेगा। वो कैसे? देखिए, पंचायत स्तर पर जहां ये रोटेशन पहले से लागू है, वहां हमने देखा है कि शुरुआत में भले ही नेता अपनी पत्नियों को आगे करते हैं, जिसे हम रबर स्टैंप कहते हैं। हाँ, वो प्रधान पति वाला जो कॉन्सेप्ट होता है। बिल्कुल। लेकिन कुछ समय बाद वही महिलाएं खुद राजनीतिक रूप से इतनी सशक्त हो जाती हैं कि अपना रास्ता खुद तय करने लगती हैं, वो खुद फैसले लेने लगती हैं। ये एक बहुत ही गहरा बदलाव है। तो जो लोग यूपीएससी या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या बस राजनीति को गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए अगर मैं इस पूरी टाइमलाइन को एक बार संक्षेप में रिकैप करूं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो देखिए, आर्टिकल 82 और 170 परिसीमन की बात करते हैं। फिर आया 42वां संशोधन 1976 में, जिसने सीटों को फ्रीज कर दिया। उसके बाद 2001 का 84वां संशोधन और 2003 का 87वां संशोधन, जिसने फ्रीज को 2026 तक बढ़ा दिया और अंदरूनी सीमाएं बदलने की छूट दी। बिल्कुल सही। और अंत में ये पूरी चेन कि पहले सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा और तब जाके रिजर्वेशन लागू होगा। एकदम परफेक्ट समरी है ये। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें, तो जो तस्वीर उभरती है वो बहुत साफ है, लेकिन बहुत डरावनी और जटिल भी है। बिल्कुल। परिसीमन कोई साधारण प्रशासनिक काम नहीं है जो सिर्फ नक्शे पर सीमाएं बदलता है। ये असल में भारतीय लोकतंत्र का पावर बैलेंस बदलता है। इसी तरह महिला आरक्षण सिर्फ संसद या विधानसभाओं में महिलाओं को 33% जगह देने का नाम नहीं है, बल्कि ये देश में प्रतिनिधित्व की पूरी दिशा को रीसेट करने का बटन है। सही बात है। और इन सबके केंद्र में है हमारी जनगणना, जो सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है, बल्कि सत्ता की असली चाबी है। इन सभी कड़ियों को जोड़ने के बाद ही हम समझ पाते हैं कि 2026 के बाद का भारत राजनीतिक रूप से कितना अलग दिखने वाला है। बहुत अलग होगा। उत्तर बनाम दक्षिण का जो ये बढ़ता जनसांख्यिकी अंतर है, सीटों का फ्रीज हटने का जो डर है, और उसी दौरान महिलाओं के लिए 1/3 सीटों को रोटेट करने का ये महाप्रयोग, ये सब एक साथ होने वाला है, एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरह। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी तकनीकी और संवैधानिक चर्चा को विराम देने से पहले मैं एक ऐसा विचार सामने रखना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि इस पूरे परिदृश्य को एक बिल्कुल नए और अप्रत्याशित नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। अच्छा, ये विचार किस दिशा में इशारा करता है? हमने रोटेशन और सीट की अनिश्चितता के बारे में बहुत विस्तार से बात की। हाँ। हमने देखा कि कैसे कोई भी सीट हमेशा के लिए किसी एक व्यक्ति के पास सुरक्षित नहीं रहेगी। लेकिन जरा एक कदम और पीछे हटकर सोचिए, भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा लंबे समय तक चलने वाले राजनीतिक वर्चस्व या जो पॉलिटिकल डायनेस्टीज और मजबूत बाहुबलियों का युग है, उस पर टिका है। हाँ, परिवार की सीटें कई पीढ़ियों तक चलती हैं। बिल्कुल। अब सोचिए, जब परिसीमन के कारण हर कुछ सालों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें रोटेट होंगी और किसी भी बड़े से बड़े नेता को ये पता ही नहीं होगा कि अगली बार उसकी अपनी पुश्तैनी सीट उसके लिए बचेगी भी या नहीं, तो क्या ये अनजाने में भारत से इन राजनीतिक घरानों और बाहुबली वर्चस्व के युग को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? ये तो सोचने वाली बात है। जब एक नेता को पता होगा कि अगली बार उसे किसी नई सीट से नए लोगों के बीच जाकर वोट मांगना पड़ सकता है, तो क्या इससे नेताओं की जनता के प्रति जवाबदेही का तरीका पूरी तरह से नहीं बदल जाएगा? क्या ये मजबूरी उन्हें अपने सीमित क्षेत्र के स्वार्थ से बाहर निकलकर पूरे राज्य या बड़े स्तर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं कर देगी? ये वाकई एक बहुत ही शानदार
और एक हद तक पूरे सिस्टम को हिला देने वाला नजरिया है। मतलब एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव जो शायद ये कानून बनाने वालों के दिमाग में भी उस स्पष्टता के साथ न रहा हो, लेकिन जो भारतीय राजनीति के डीएनए को हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है। बिल्कुल बदल सकता है। जब सत्ता की जमीन ही पैरों के नीचे से हर कुछ सालों में खिसकने लगे तो कोई भी अपना स्थायी किला कैसे बना सकता है। आज की इस गहन चर्चा ने सच में ये साबित कर दिया है कि राजनीति अक्सर वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसी वो सतह पर दिखती है। इसके पीछे के तार बहुत उलझे होते हैं। इसके तार बहुत गहरे, ऐतिहासिक और कई बार पूरी तरह से अनपेक्षित तरीकों से जुड़े होते हैं। इसी विचारोत्तेजक और एक नए राजनीतिक युग की आहट देते हुए सवाल के साथ हम आज के सफर को यहीं समाप्त करते हैं। जो लोग सुन रहे हैं वो इस जटिल लोकतांत्रिक पहेली के हर टुकड़े को ध्यान से देखते रहें, क्योंकि आने वाले कुछ साल और शायद अगली जनगणना का एक एक आंकड़ा हमारे लोकतंत्र की आने वाली कई पीढ़ियों की शक्ल तय करने वाला है।